प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आरपीएससी द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम जो पाठ्यपुस्तक कक्षा 11-12 के लिए चल रही है, मैंने आप लोगों को बताया इस पाठ्यपुस्तक को अवश्य ले। जनसंचार और सृजनात्मक लेखन, कार्यालय पत्र, ये सब पाठ्यपुस्तक का हिस्सा हैं जो आपके प्रश्न पत्र में आने वाले हैं। सृजनात्मक लेखन की उसकी जो इकाई है, कैसे बनती है कविता, और आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता पाठ्यक्रम में भी रखी है कविता कैसे बनती है। तो इस मूल पाठ को हम पढ़ रहे हैं, मुख्य बिंदुओं को मैं नोट करा रहा हूं, इसको याद रखिएगा और बार बार पढ़कर तैयार करिएगा। आप जिस भी गाइड से पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, पर याद रखिए मूल से ही प्रश्न बनाए जाते हैं, इसलिए मूल को बार बार पढ़िए। तो देखिए, पाठ की शुरुआत एनसीईआरटी की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम, बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत स्तरीय पुस्तक है। कैसे बनती है कविता, बहुत उचित ढंग से पाठ शुरू हुआ है। वह तोड़ती पत्थर, निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर। महाप्राण निराला जी की कविता है तोड़ती पत्थर। ये सूर्यकांत निराला जी की छवि, और वह तोड़ती पत्थर ये निराला जी के खुद के हस्तलेख में लिखी हुई ये कविता पाठ्यक्रम में, इससे इन्होंने पाठ को आरंभ किया है। देखना शुरू करिए। प्रसिद्ध कवियों के चित्र दिए हैं। सृजनात्मक लेखन ये इकाई 2 है। आप पुस्तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये पाठ संख्या 6 है, कैसे बनती है कविता। कविता कोने में घात लगाए बैठी है, वह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। जॉर्ज लुइस बोर्खेस अर्जेंटीना के स्पेनिश लेखक हैं, उनके उद्धरण से शुरू हो रहा है। ये उद्धरण भी आप लोगों को याद रखना है। कैसे बनती है कविता, इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे। कविता क्या है, कविता कैसे बनती है, कविता में शब्दों का चयन, कविता में बिंब और छंद, कविता की संरचना, कविता के घटक। देखिए, कविता के बनने की कहानी, माँ, दादी और नानी की जबानी। देखिए, कल हमने हिंदी भाषा के बारे में बात की तो हमने ये कहा कह गए ज़ैफ है वह, जय इसके साथ नुक्ता लग जाए उच्चारण संघर्षी हो जाता है। उच्चारण है जबान, उच्चारण को ठीक से सुनिएगा, उच्चारण है जबान, इसके नीचे नुक्ता लगा है। जबान उच्चारण नहीं है, जबान ये उच्चारण है। लोरी के बोल, खेतों के ढोल, बच्चों के खेल गीत, स्कूल में उनका पहला कदम, तोतली जबान से गीत दोहराता बच्चा, उसमें कुछ नए शब्द जोड़ता बच्चा, कविता की जानी पहचानी दुनिया है जिसे हम सब जानते हैं। आप जैसे ही इन स्मृतियों से जुड़ेंगे, कुछ बुनियादी सवालों पर सोचने को विवश होंगे। क्या कारण है कि दुनिया के हर बच्चे की पढ़ाई नर्सरी गानों से शुरू होती है। वह कौन सी चीज है कविता के बोल में जो दुनिया के बोल से ताल मिलाने के लिए जरूरी है। जैसे ही इन सवालों की ओर मुखातिब होते हैं, मुखातिब का अर्थ है उन्मुख, हिंदी में शब्द है उन्मुख, उर्दू में शब्द है मुखातिब, उसकी ओर मुंह करना। जैसे ही इन सवालों से हम सामना करते हैं, कविता की जानी पहचानी दुनिया अनजानी लगने लगती है। कविता के खेत खलिहान, बाग बगीचे, चिड़िया, शेर, मोची, पानी, सूखा, गांव, नगर सब अपरिचित से लगने लगते हैं। इस अपरिचित दुनिया में गोते लगाने वाले आलोचक और कवियों को कविता कभी जादू लगती है, कभी पहेली। तो कविता के तत्वों पर इस पाठ में बात होगी। ये भूमिका है इसको जरा दिलचस्प पाठ को बनाने के लिए। देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध, महान कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की एक कविता उनके हाथ से लिखी हुई द्युति की कली पाठ्यपुस्तक में दी गई है। देखिए, वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी कविता, वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी कविताएं, प्रारंभिक कविताएं कही गई, लिखा तो जाना उनका बाद में शुरू हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है कविता क्या है, वो कविता पर और प्रकाश डालता है। हमारे पाठ्यक्रम में चल रहा है, उसको भी हम पढ़ेंगे। वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है। उसके साथ ही मौजूद है ये सवाल कि कविता क्या है। देखिए, हमको प्रश्न इस बिंदु पर पूछे जाएंगे, कविता के घटक। यद्यपि कविता की इस पहेली को बुझाना कठिन प्रक्रिया है, सारी जटिलता के बावजूद कविता हमारी संवेदना के निकट होती है। वह हमारे मन को छू लेती है, कभी कभी झकझोर देती है। कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व है। यह संवेदना संपूर्ण दृष्टि से जुड़ने, उसे अपना बना लेने का बोध है। यही वह संवेदना है
जिसने रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिया। देखिए जी, वाल्मीकि शब्द जब भी मैं देखता हूं, आप लोगों को आवश्यक रूप से बताता हूं, आप कितने वीडियोज में देख चुके होंगे कि शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। परीक्षा में शब्द शुद्धि पर इस पर प्रश्न पूछा जाता है। तो वाल्मीकि आप लोग जानते हैं कि रत्नाकर डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे, बाद में प्रसिद्ध संत और आत्मज्ञानी हुए। उनका जो रामायण है वो भारतीय साहित्य का पहला महाकाव्य है। भारतीय साहित्य का पहला महाकाव्य रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा। और उन्होंने जब लिखा था तो दृश्य क्या था इसको समझिए। मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा यत क्रोच मिथुनादेक अम्बधि काम मोहितम। वो जो निषाद है, निषाद यानी शिकारी, इस पूरे दृश्य को समझिए। वाल्मीकि कवि में कैसे बदल गए। शिकारी ने मार डाला है क्रोच, क्रोच युगल को आप सारस कहिए, हंस कहिए, संस्कृत साहित्य में लिखा है क्रोच। क्रोच युगल में से एक को मार डाला शिकारी ने, तो बहुत दूसरा पीड़ा में है। उसको देखकर जो करुणा उत्पन्न हुई वाल्मीकि की, तो उन्होंने ये पहला श्लोक कहा। ये पहला श्लोक है वाल्मीकि का। आप इसे भारतीय साहित्य का भी पहला श्लोक कहिए। मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा, आदि कवि वाल्मीकि की वाणी। इसी को सुमित्रानंद पंत ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं सुमित्रानंदन पंत जी की, कि वो जो पहले कवि हैं यानी आदि कवि वाल्मीकि वियोगी रहे होंगे, पीड़ा से गान उपजा है, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कविता आंसू के रूप में बही होगी पहली बार। देखिए, सवाल ये उठता है कि जो वस्तु हमारे निकट है वह हमें उसे हम इस तरह क्यों नहीं कह पाते जैसे कवि कहता है। हम में और कवि में क्या अंतर है। हम भी इस संसार को देख रहे हैं, कवि भी इसी संसार में रहता है, उसका दृष्टिकोण अलग कैसे है। जहां तक कविता लेखन का सवाल है, इस संबंध में दो मत हैं। एक तो यह है कि कविता रचने की प्रणाली सिखाई या बताई नहीं जा सकती। मैं इसी मत का समर्थक हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे यही मत पसंद है कि कविता रचने की प्रणाली सिखाई या बताई नहीं जा सकती। मेरा दृढ़ मत है कि प्रेम नहीं सिखाया जा सकता, परमात्मा नहीं सिखाया जा सकता, और कविता नहीं सिखाई जा सकती। देखिए, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पश्चिम के कुछ विश्वविद्यालयों में और अपने यहां भी कहीं कहीं काव्य लेखन के विद्यार्थियों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। सवाल यह है कि चित्रकला, संगीत कला, नृत्य, अभिनय भी सिखाया जाता है। भाई, अभिनय के भी स्कूल हैं। आप लोग तो नाटक के विद्यार्थी हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी, नाटक का बाकायदा प्रशिक्षण देता है। तो कविता क्यों नहीं, ये सब चीजें सिखाई जा सकती है, तो कविता क्यों नहीं सिखाई जा सकती। जैसे ही आप इन सवालों का सामना करेंगे, हालांकि हिंदी में, उर्दू में, सब जगह परंपरा रही है कि वरिष्ठ कवियों को कनिष्ठ कवि अपनी कविताएं सुधरवाते रहे हैं। आप लोग तो जानते हैं, सरस्वती में महावीर प्रसाद जी द्विवेदी को जब कोई कविता भेजता था तो वो खड़ी बोली को बिल्कुल सुधार के, परिष्कृत करके कविता को नए रूप में छापते थे। लेकिन कविता लिखना तो नहीं सिखाया जा सकता, सुधार तो सिखाया जा सकता है। देखिए, आप इन सवालों का सामना करेंगे तो कविता का जादू खुलने लगेगा। आपको संभवतः एक कवि ना बना पाए ये संसार, लेकिन भावुक या सहृदय पाठक जरूर बना देगा। देखिए, हम लोग रस पढ़ेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार रस काव्य की आत्मा है, और रस की प्रतीति किसे होती है? सहृदय को। जो सहृदय नहीं है उसके सामने आपकी कविता, आपका नाटक, आपके किस्से, आपकी कहानियां फिजूल हैं। रस केवल सहृदय को प्राप्त होगा, ऐसा भारतीय आचार्यों का मत है, जिसका हृदय बहुत कोमल है, संवेदनशील है, दूसरे की पीड़ा को अनुभव कर सकता है, दूसरे की प्रसन्नता को अनुभव कर सकता है, वही सहृदय है। देखिए, कविता की बारीकियों से गुजरना उसे दोबारा रचे जाने के सुख से कम नहीं होगा। दरअसल एक अच्छी कविता आमंत्रित करती है बार बार पढ़े जाने के लिए। कुछ शास्त्रीय संगीत की तरह कविताएं जो उत्तम होती हैं, जिनमें व्यंग्य ध्वनियां होती हैं, वो बार बार पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है। यही कारण है कि कबीर लगातार पढ़े जा रहे हैं, सूर लगातार पढ़े जा रहे हैं, तुलसी लगातार पढ़े जा रहे हैं, निराला लगातार पढ़े जाते चले जा रहे हैं।
मुक्तिबोध बार बार पढ़े जा रहे हैं, नागार्जुन बार बार पढ़े जा रहे हैं, तो कविताओं की निश्चय ही वो उत्तम श्रेणी है जिसने समय को जीत लिया है। देखिए, जब आप उससे दूर हैं वह रहस्यमयी लगेगी, कविता आपको रहस्यमयी लगेगी जब तक आप उससे दूर हैं। करीब जाते ही उसे बार बार और देर तक सुनने का जी चाहेगा। अच्छी कविता आपसे सवाल करती है, सुने और पढ़े जाने के बाद भी वह बची रह जाती है आपकी स्मृति में, बार बार सोचने के लिए उत्तम कविताएं विचार उत्पन्न करती हैं। वापस चलते हैं पहले सवाल की तरफ कि कविता अन्य कलाओं की तरह क्यों नहीं सिखाई जा सकती। आप लोग जानते हैं कि चित्रकला में रंग, कूची, कैनवस, कैनवस तो आप लोग जानते हैं ना, वो फलक जिस पर चित्र बनाता है, कैनवस। तो संगीत में स्वर, ताल, वाद्य आदि की जरूरत पड़ती है, लेकिन कविता ऐसी कला है जिसमें किसी बाह्य उपकरण की मदद नहीं ली जाती। कविता के लिए बाह्य उपकरण आवश्यक नहीं है। आप कविता लिखें कि नहीं लिखें, कविता करना और कविता लिखना एकदम अलग अलग मामला है। देखिए, कवि की कठिनाई यह होती है, इस बात को समझिएगा, मार्क करिएगा, इसको मार्क करिएगा। कवि की कठिनाई, कविता लिखने के दौरान कवि की कठिनाई क्या है कि उसे भाषा के उन्हीं उपकरणों से कुछ विशेष रचना होता है जो विभिन्न विषय, भूगोल, अर्थशास्त्र और हमारे दैनिक जीवन का भी माध्यम है। खड़ी बोली हिंदी में अगर आप कविता लिख रहे हैं तो उसी में इतिहास, भूगोल, विज्ञान पढ़ाया जाता है, उसी में हम दैनिक बातचीत करते हैं, उसी में हमको अखबार लिखा मिलता है, उसी में कवि को कविता करनी है। वह अपनी इच्छा अनुसार शब्दों को जुटाता है और उसे लय से गठित करता है, लेकिन वही शब्द जिन शब्दों से हम साधारण बातचीत करते हैं, कवि उन्हीं शब्दों को असाधारण बातचीत में बदल देता है। देखना शुरू करिए। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द, इसे मार्क करिएगा, 1 नंबर बिंदु। कविता में सबसे पहला उपकरण है शब्द। शब्दों के मेलजोल कविता की पहली शर्त है। इस संबंध में अंग्रेजी कवि W.H. ऑर्डन ने भी कहा है, प्ले विद द वर्ड्स, वो शब्दों के साथ खेलता है। कवि शब्दों के साथ खेलते हैं, प्रारंभ में शब्दों से खेलना सीखें। इसे एक उदाहरण से स्पष्ट किया गया है। कल्पना करें आप स्कूल के विद्यार्थी हैं, कक्षा में बैठे सभी सहपाठी आपसे अपरिचित हैं, अनजान है। जैसे ही आप खेल के मैदान में पहुंचते हैं, वे सारे अपरिचित विद्यार्थी आपके मित्र बन जाते हैं। शब्दों के साथ भी ऐसा ही होता है। शब्दों से खेलना, उनसे मेलजोल बढ़ाना, शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थों की परतों को खोलना है। और देखिए, जहां हम पढ़ रहे हैं, जिस पृष्ठ पर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है निशा निमंत्रण, उनका काव्य संग्रह भी है और कविता भी है निशा निमंत्रण, बच्चन जी की कविता। तो साथ साथ मार्क करते चलिएगा हरिवंश राय बच्चन जी की कविता। इस तरह के प्रश्न पीएससी पूछ लेती है, काव्य संग्रह किस कवि का है, तो निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। शब्दों के साथ भी ऐसा ही होता है। शब्दों से खेलना, उनसे मेलजोल बढ़ाना, शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थ की परतों को खोलना है। कुछ शब्द अपने भीतर कई अर्थ छिपाए बैठे हैं, कुछ कुछ इंटरनेट की तरह। इंटरनेट से जुड़ना ज्ञान विज्ञान की नई दुनिया से जुड़ना है और शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। आपने देखा होगा, बच्चे खेल खेल में गीत रच डालते हैं। दरअसल रचनात्मकता सबके भीतर होती है, हम सब रचनात्मक लोग हैं, उसे तराशने की जरूरत है। तुकबंदी के प्रयास में धीरे धीरे रचनात्मकता आकार लेने लगती है। आप लोग इस बात को समझिए कि प्रतिभाएं शनै शनै विकसित होती हैं, शनै शनै विकसित होती हैं। मुंशी प्रेमचंद जो हैं, उनका अंतिम उपन्यास है गोदान, जो सर्वाधिक चर्चित और महानतम कृति है गोदान। जयशंकर प्रसाद की भी अंतिम रचना है कामायनी, एक महाकाव्य जब लिखा है। अंतिम रचना इस अर्थ में कि अंतिम वर्षों की रचना है। जयशंकर प्रसाद 1937 में जब दिवंगत हुए, उससे वर्ष 1.5 वर्ष पहले 1935-36 में कामायनी प्रकाशित हुई। और निराला जी ने जब राम की शक्ति पूजा लिखी, ये भी वही साल था। राम की शक्ति पूजा। तो सतत प्रयास से प्रतिभा और निखरती है कवियों की, ऐसा
स्थापना है इस पाठ की। देखिए, तुकबंदी के प्रयास में धीरे धीरे उनकी रचनात्मकता आकार लेने लगती है। बच्चे जैसा गाते वैसा उदाहरण दिया है। घोंगो रानी कितना पानी, अथवा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे, 100 में लागा धागा, चोर निकल के भागा। इस तरह कविताओं की भी शुरुआत हो सकती है। ये एक उदाहरण है, एक उदाहरण है। इतनी कच्ची कविता से भी कोई कविता लिखने की शुरुआत करता है। कई बार हमारे बड़े कवियों ने भी शब्दों से खेलने का प्रयास किया है। देखिए, रघुवीर साहब प्रयोगवादी नई कविता काव्यधारा के कवि हैं। उनकी एक कविता है कि अगर कहीं मैं तोता होता, तोता होता तो क्या होता, तोता होता। दूसरा उदाहरण देखिए, शब्दों से खेलने का ही प्रयास है। शमशेर बहादुर सिंह की कविता है चांद के विषय में, चांद से कुछ बातें, संभवतः इसका ये शीर्षक है। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। चांद को है ये कथन एक बच्चे का। और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल, देखिए ऐसा लिखा है, बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। बिल्कुल गोल, यह है मर्ज आपका अच्छा नहीं होने का। ये इस तरह शब्दों से खिलवाड़ बड़े कवियों ने भी किया है। देखना शुरू करिए। ऊपर दिए काव्यांशों में कवि ने शब्दों और ध्वनियों से खेलने का प्रयास किया है। खेल खेल में किए गए इस प्रयास द्वारा अर्थ के नए आयाम खुलते हैं। शब्दों का यह खेल धीरे धीरे ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां रिद्म है, लय है, एक व्यवस्था है। यही प्रवृत्ति आगे चलकर शब्दों को ठीक ठीक रखकर अर्थ के खेल खेलना सिखा देती है। यानी शब्दों के खेल से शुरू हुई कविता के रचने की कहानी शब्दों की व्यवस्था तक जाती है। इसको मार्क करिएगा। कविता शब्दों के खेल से शुरू होती है और शब्दों की व्यवस्था तक जाती है। उदाहरण के लिए धूमिल की कविता मोचीराम की कुछ पंक्तियां ले लेते हैं। धूमिल की बहुत प्रसिद्ध कविता है मोचीराम। आप अगर मूल कविता पढ़ें तो धूमिल के कृतित्व को और अच्छा जान सकेंगे। कविता की पंक्ति है, चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है। देखिए, मोची है, इसी भाषा में बात कर रहे हैं। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। इन पंक्तियों में पेशे की चोट यानी उचित महंता न मिलना और उपेक्षा के भाव पर बल है। देखिए, इसका अर्थ समझिए। चोट जब पेशे पर पड़ती है, इसका अर्थ है उचित मेहनताना ना मिलना और उपेक्षा के भाव। इसको कहा है मोचीराम ने, चोट जब पेशे पर पड़ती है। अब देखिए, इन पंक्तियों की संरचना बदलने से अर्थ भी बदल जाएगा। पंक्तियों की संरचना अगर आप बदलें, लिखने का ढंग अगर आप बदलें, शब्द अगर आप वहीं रख दें। देखिए, पाश्चात्य कविता में एक वाद भी है, संरचनावाद। फर्दिनांद de Saussure उसके प्रवर्तक हैं। आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, इसलिए डिटेल बात नहीं करूंगा संरचनावाद की। पर संरचनावाद की अवधारणा यह है कि कविता का सारा अर्थ उसकी संरचना पर टिका हुआ है ना। कविता के हम जो सामाजिक अर्थ निकालते हैं, जो नैतिक अर्थ निकालते हैं, जो धार्मिक अर्थ निकालते हैं, वो एकदम फिजूल हैं। वो कह रहे हैं कविता का प्राण है उसकी संरचना। आप अपना ध्यान केवल संरचना पर केंद्रित रखिए। कविता की संरचना क्या है इसको ठीक से देखिए। इस वाद को संरचनावाद कहा जाता है। देखिए, अब दूसरी संरचना देखिए। पड़ती है पेशे पर चोट जब, तो चोर कील कहीं ना कहीं एक रह जाती है दबी, उभरती है जो मौका पाकर और गड़ती है उंगली में। उन्हीं शब्दों को पलट के लिखा है। पंक्ति की संरचना बदल देने से चोट पर अधिक बल हो गया है, पेशे की चोट पर कम बल हो गया है, जबकि ऊपर की पंक्तियों में पेशे की चोट पर अधिक बल है। निराला की हस्तलिपि में एक और कविता देखिए, राखी। इसी तरह दोनों कविताओं के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दे, सोचे कि वाक्य संरचना का कविता में क्या महत्व होता है। और अगली बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है, कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते। जो अर्थ लोचन से प्रकट होता है,
वो चक्षु, नेत्र इत्यादि से कविता की दुनिया में कदापि प्रकट नहीं होता, व्याकरण की दुनिया में होता होगा। कविता में हर शब्द में गहरी अर्थवत्ता छिपी होती है, इसको याद रख लीजिएगा। 2 नंबर बिंदु इसी पर लगाइएगा कि कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते। पीएससी जब प्रश्न बनाएगी तो वो स्टेटमेंट या कथन की शक्ल में होंगे, इसको ठीक से समझिएगा। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते। कैसे? उदाहरण से समझाया है। उपर्युक्त पंक्तियों पर ध्यान दें। यदि पहली पंक्ति में चोट की जगह मार शब्द रख दें तो कविता का भाव बदल जाएगा। चोट शब्द मोची के संदर्भ में एक अलग अर्थ रखता है। चोट का अर्थ मोची के अर्थ में हथौड़े की चोट है, तो कविता में एक गहरी अर्थवत्ता आ जाती है। मार में वो अर्थवत्ता नहीं आती जो हथौड़े की चोट में आती है। समझ रहे हैं? और 3 नंबर बिंदु इस पर लगाइएगा, बिंब और छंद। छंद में उन्होंने आंतरिक लय को भी शामिल किया है। देखिए, एक होता है छंद और एक होता है मुक्त छंद। जब हम छंद पढ़ेंगे तो जानेंगे। वर्णों की कोई व्यवस्था निश्चित ना हो, आप इसको मुक्त छंद कहते हैं। लेकिन मुक्त छंद में भी कविता की लय सुरक्षित रहती है। कविता की रिदम, लय, कविता के वाचन का ढंग, नहीं तो कविता गद्य हो जाएगी। लय सदैव बनी रहती है तभी वो कविता बनी रहती है, नहीं तो वो गद्य हो जाएगा। छंद की आत्मा है लय, मुक्त छंद में भी बनी रहती है प्रसंगवश। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक महाप्राण निराला हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। उनका जो काव्य संग्रह है परिमल, उसके तीसरे भाग में, परिमल उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह भाई, परिमल के तीसरे भाग में मुक्त छंद वाली कविताएं रखी गई हैं। बाद में तो मुक्त छंद हिंदी कविता की मुख्य धारा बना है, इसलिए निराला हिंदी में युगांतरकारी कवि हैं। उन्होंने युग में एक बदलाव उपस्थित किया है। निराला से पहले मुक्त छंद का प्रचलन नहीं है, बहुत प्रहार निराला के मुक्त छंद पर हुए हैं, पर आखिर वो कविता की मुख्य धारा बना है। देखिए, बिंब और छंद यानी आंतरिक लय कविता की इंद्रियों को पकड़ने में सहायक होते हैं। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन इंद्रियां ही है। बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है। बिंब का अर्थ होता है इमेजिनेशन यानी दृश्य। इसको समझिए। यदि आप सहृदय हैं, यदि लेखक में कार्यत्री प्रतिभा है, यदि वो ठीक से लिख सकता है, आप ठीक से समझ सकते हैं, तो कविता में जो भी उसने लिखा है उसके दृश्य आपके साथ साथ बनते चले जाते हैं। इसे कहते हैं बिंब, अंग्रेजी में कहते हैं इमेजिनेशन। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास मन के भीतर कुछ चित्र कौंध जाते हैं। ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। उदाहरण के लिए सुमित्रानंदन पंत की कविता संध्या के बाद की पंक्तियां देखिए। तट पर बगलों सी वृद्धाएं, तो अलंकार जैसी मेरी आदत है, साथ ही बता दे रहा हूं, उपमा है। तट पर बगलों सी वृद्धाएं, और बिंब क्या बनता है आपके दिमाग में, इस पर केंद्रित होइए, क्योंकि कविता में बिंब और आंतरिक लय महत्वपूर्ण तत्व है। तट पर बगलों सी वृद्धाएं, विधवाएं जप ध्यान में मग्न, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गतिरोधन। तट पर वृद्धाएं बगुलों जैसी हैं और जप ध्यान में डूबी हुई हैं, और धीमी धारा में पास में नदी बह रही है और उनके भीतर भी बह रहा है कुछ, क्या, जिनका अदृश्य गतिरोधन, वो भीतर ही भीतर रो रही हैं, वो रुदन उनके भीतर भीतर चल रहा है। तो देखिए, ऊपर की पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें। बगुलों सी वृद्धाएं, विधवाएं पढ़कर आपकी स्मृति में बगुले का आकार, उसकी सफेदी, वृद्ध विधवाओं के घुटे हुए सिर, गर्दन का आकार और उनके सफेद वस्त्र एकाकार हो जाते हैं। इसको कहते हैं बिंब बनना, यानी दृश्य बनना। समझ रहे हैं? देखिए, ये जो कविता है बहुत मशहूर कविता है। कल परसों हमारे कम्युनिटी टेब पर भी मैंने एक कविता पूछी है। रामदास, चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास का दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था, उसे पता था उस दिन उसकी हत्या होगी। रामदास बहुत मशहूर कविता है रघुवीर सहाय जी की, बहुत प्रसिद्ध कविता है रघुवीर सहाय जी की रामदास, इसको याद रखिएगा। सुमित्रानंदन पंत जी ने कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा भाई।
क्योंकि चित्रों और बिंबों का प्रभाव मन पर पड़ता है। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं क्योंकि हर देखी हुई चीज हमें प्रभावित करती है। कविता की रचना करते समय शुरुआत में धीरे धीरे दृश्य और अन्य बिंबों की संभावना तलाश करनी चाहिए। ये बिंब सभी को आकृष्ट करते हैं। इसलिए किसी विचारक ने कहा है, कविता ऐसी चीज है जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों स्पर्श, स्वाद, दृश्य, घ्राण, श्रवण रूपी उंगलियों से पकड़ा जाता है। और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, जिस कवि में जितनी बड़ी इंद्रिक पकड़ होती है, हमारी इंद्रियों तक पहुंचने की गुंजाइश जिसके पास जितनी अधिक होती है, वो उतना ही बड़ा कवि होता है। और इधर देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है। देखिए, कविता में बिंबों का बहुत विशिष्ट महत्व है। प्राकृतिक दृश्यों को सजीव और चेतन बिंब के रूप में प्रस्तुत करने की शैली को मानवीकरण कहते हैं। यानी अलंकार जो आप पढ़ते हुए आए हैं, मानवीकरण, इसका मतलब ही है निर्जीव वस्तुओं में चेतना उपस्थित करना। देखिए, बीती विभावरी जागरी, राष्ट्र जागरण की कविता है ये। बीती विभावरी जागरी, रात्रि बीत गई है हे सखी जागो। और रात्रि बीत गई है तो क्या हुआ, अंबर रूपी पनघट में, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी युवती डुबा रही है। तारे एक एक करके विलीन हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है उषा यानी प्रातःकाल एक युवती है जो तारा रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में एक एक करके डुबा रही है। देखिए, छंद आंतरिक लय कविता का अनिवार्य तत्व है। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी है। यह मैं आपको पहले बता चुका हूं। मुक्त छंद में भी लय आवश्यक है। लय नहीं होगी तो कविता गद्य हो जाएगी। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। नागार्जुन की बादल को घिरते देखा है नामक कविता को देखें, देखने जैसी कविता है। हमारे वीडियो इसी चैनल पर ये वीडियो मौजूद है। 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक का यह हिस्सा है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, बहुत प्रसिद्ध कविता है नागार्जुन की। वहां मात्रा की गणना के अनुसार कोई विशेष छंद न होकर भी संगीतात्मक लयात्मकता है। इसी तरह धूमिल की कविता मोचीराम में ऊपर ऊपर से देखने पर छंद नहीं है, लेकिन अर्थ का भीतरी छंद निरंतर मौजूद है। यानी लय उस कविता में मोचीराम में मौजूद है। दिखती है मुक्त छंद, आपको लगेगा छंद नहीं, पर छंद का प्राण तो लय है। कविता में यदि लय है तो उसे कविता समझा जाना चाहिए। देखिए, कविता पढ़ रहा हूं। बाबूजी, सच कहूं मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। कविता के सारे घटक परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं, इसको मार्क करिएगा। कविता में हमने शब्दों की बात की, हमने बिंब की बात की, हमने लय की बात की, समझ रहे, कवि की विशेष समझ की बात की, पर ये सभी चीजें परिवेश और संदर्भ से परिचालित होती हैं। परिवेश और संदर्भ से परिचालित होती हैं। देखिए, इस बात को समझिए। नागार्जुन तो उन्होंने उदाहरण दिया ही है, मैं आपको निराला का उदाहरण दे रहा हूं। निराला जब राम की शक्ति पूजा लिखते हैं, निराला की कविता है राम की शक्ति पूजा, तो उनकी भाषा होती है संस्कृत निष्ठ। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, तब उनकी भाषा होती है संस्कृत निष्ठ। और जब वो लिखते हैं कुकुरमुत्ता, तो उनकी भाषा होती है जन भाषा। कुकुरमुत्ता की पंक्तियां आपने जरूर पढ़ी होंगी। अबे सुन बे गुलाब, मत भूल जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। इस तरह की भाषा, जैसा परिवेश है वैसी भाषा कवि की होती है। इसको मार्क करिएगा, परीक्षा में पूछे जाने जैसा सवाल है। नागार्जुन की एक छोटी सी कविता है अकाल, और उसके बाद आप सब लोगों ने आवश्यक रूप से कविता पाठ्यक्रमों में पढ़ी होगी। परिवेश गांव का है, तो गांव में जब अकाल पड़ता है तब क्या होता है, और अकाल समाप्त हो जाता है तब क्या होता है। उस कविता में संदर्भ अकाल और उसके बाद का परिवर्तन है। कविता की भाषा, संरचना, बिंब, छंद सब उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, परिवेश के साथ। देखिए, कविता पढ़ रहा हूं 8 ही पंक्तियों की। जितनी कविता आपको दिखाई दे रही है उतनी ही बड़ी कविता है।
कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया, सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। जब अकाल हुआ तो क्या हुआ, ये हुआ। कई दिनों तक चूल्हा रोता रहा, चक्की उदास रही। कई दिनों तक कानी कुतिया उसके पास सोती रही। चूल्हा जलाने वाला ही कोई नहीं है, लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। चूहों की भी हालत खराब रही। और जब अकाल समाप्त हो गया तो त्वरा देखिए, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने पांखें खुजलाई कई दिनों के बाद। जब अकाल समाप्त होता है तो चार ही पंक्तियों में नागार्जुन ने बता दिया है प्रसन्नता को, उमंग को। अकाल और उसके बाद होने वाले परिवर्तनों को कवि ने सांगीतिक व्यवस्था के भीतर केवल कुछ संकेतों द्वारा प्रकट करके अपनी बात कह दी है। जैसे घर में दाने आना, आंगन के ऊपर उठता धुआं, घर वालों की आंखों में चमक, कौवों द्वारा पांखें खुजलाना। गांव के परिवेश के लिए चूल्हा, चक्की, दाने, पांख आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश पर कविता है। इसको समझिएगा। यदि किसी शब्द को हटाकर उसका पर्याय रख दें तो कविता का अर्थ बदल जाएगा। जैसे कई के स्थान पर बहुत शब्द रख दें। कई शब्द एक एक दिन अकाल की भीषणता और उल्लास के बाद का हिसाब देने में समर्थ है, जो बहुत के द्वारा संभव नहीं था। आप देखेंगे कविता में एक साथ ठेठ गमी शब्दों के साथ शिकस्त, गश्त जैसे उर्दू शब्दों का प्रयोग इसे सहज परिवेश देता है। देखिए, ध्यान देने की बात है कि यही कवि जब काल बादल को घिरते देखा है नामक कविता में विराट प्रकृति, भव्य हिमालय के सौंदर्य का वर्णन करता है, तब उसे कालिदास याद आते हैं और भाषा खुद ब खुद तत्सम शब्दावली से युक्त हो जाती है। बादल को घिरते देखा है तो शब्दावली तत्सम है। अकाल और उसके बाद लिख रहे हैं तो शब्दावली तद्भव है। प्रसंगवश आपको बता दे रहा हूं, कालिदास नागार्जुन की कविता भी है। नागार्जुन की कविता है कालिदास। कविता आपको आवश्यक रूप से पढ़नी चाहिए। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास के महाकाव्य रघुवंश से इसकी शुरुआत होती है। मेघदूत की भी उसमें बात है। प्रसिद्ध कविता है नागार्जुन की कालिदास भी। देखिए, परिवेश के साथ साथ कविता के सभी घटक भाव तत्व से परिचालित होते हैं। इसको मार्क करिएगा। कविता भाव तत्व से परिचालित होती है। कवि की वैयक्तिक सोच, दृष्टि, दुनिया को देखने का नजरिया कविता की भाव संपदा बनती है। कवि की इस वैयक्तिकता में सामाजिकता मिली होती है। इसको मार्क करिएगा। कवि की वैयक्तिकता में सामाजिकता मिली होती है। जब निराला सरोज स्मृति, आप लोग तो जानते हैं कि सरोज स्मृति हिंदी का प्रथम शोक गीत है। हिंदी में शोक गीतों की कोई परंपरा नहीं रही है। जब निराला सरोज स्मृति में लिखते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, देखिए बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, इसको लिख लीजिएगा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। निराला जब ऐसा लिखते हैं तो निराला के साथ आम आदमी की पीड़ा भी दिखती है। वो पूरा जीवन संघर्षों में ही बिताता है, जैसे निराला ने बिताया है। दुख ही जीवन की कथा रही, तो कवि की व्यक्तिगता अपनी नहीं होती, उसके साथ समाज भी साथ प्रकट हो जाता है, हवा में सुगंध की तरह। कुछ कुछ निराला की सरोज स्मृति की तरह घनघोर निजी और उतनी ही सामाजिक। कविता निजी भी है, साथ ही साथ सामाजिक भी है। मैं आपको बता दिया हूं कैसे वो सामाजिक है। तो निराला की पीड़ा हम सब की पीड़ा है। हम भी कभी न कभी, कहीं न कहीं इतने ही असहाय होते हैं जितने निराला हुए हैं। इसे वह इस भाषा में बरतता है। भाषा के साथ कवि का बर्ताव ही कविता कहलाती है। इन्हीं तत्वों को उजागर करने वाली आंतरिक क्षमता है प्रतिभा। इन्हीं तत्वों को उजागर करने वाली आंतरिक क्षमता है। हमारे पाठ्यक्रम में तो काव्य हेतु भी चल रहे हैं। हेतु का अर्थ है कारण।
तो प्रतिभा प्रमुख काव्य हेतु है, कवि में होनी चाहिए प्रतिभा, क्योंकि आप घड़ा बना सकते हैं, मिट्टी नहीं बना सकेंगे भैया। प्रतिभा है मिट्टी, जब मिट्टी आपके पास हो तो घड़ा बनता है। देखिए, प्रतिभा इन्हीं तत्वों को उजागर करने वाली आंतरिक क्षमता है जिसे हम दुनिया में के महान कवियों में पाते हैं। तो ये मूल पाठ है, इसके साथ सार भी दिया हुआ है, इसको आप देखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य बिंदुओं को याद करिएगा और मूल पाठ जो अभिव्यक्ति और माध्यम किताब में है, कक्षा 11-12 की पाठ्य पुस्तक आपके पास मूल रूप से होनी चाहिए, अभिव्यक्ति और माध्यम। मूल पुस्तक नहीं है तो गाइड से या मेरी कक्षा से आपका काम नहीं चल सकेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।